नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम 9 मार्च 2023 शिफ्ट 4 के सवाल एसएससी सीएचएसएल जो 2022 में पेपर हुआ था। इसके पहले हमने 3 पार्ट शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। उसको आप कंप्लीट वीडियो देखिए और सारा कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्चुअली। ये पार्ट नंबर 4 है आपका 9 मार्च का। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि किसी ट्रायंगल RST में भुजा ST पर Z एक बिंदु है और SZ बराबर ZT है। यदि RZS 90 डिग्री है तो RS 10 सेंटीमीटर है तो RT का मान बताओ। एक प्रॉपर्टीज होती है, अगर आप इस प्रॉपर्टीज को याद रख पा रहे हैं तो ये डायरेक्ट आंसर जानते हो क्या हो जाएगा। बिना फिगर बनाए RT की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। चलिए पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये ट्रायंगल है, आप ट्रायंगल बना लीजिए पहले। ये ट्रायंगल RS और T, ये ट्रायंगल है। इस पर ST पर Z एक बिंदु है। ये एक Z है, एक बिंदु है जहां से ये वाली लाइन SZ और ZT दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये इस पर एक मीडियन खींच दी जाए या परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, दोनों एक ही बात होती है जो दोनों को बराबर भागों में बांट देती है। अब ध्यान से समझिए। अब क्लियर है। अब कह रहा है कि RZS जो है ये 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर लाइन है। क्लियर हुआ। अब आपको यहाँ पे दिया RS की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर हुआ सभी को। RS की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो RT की वैल्यू पूछा जा रहा है। अब ध्यान से समझने की जरूरत है। साइड का एंगल से रेशियोज क्या होते हैं, आप पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। अगर आप ध्यान से समझिए, ये वाली लाइन ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने ये दोनों जो ट्रायंगल है ना, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कैसे सिमिलर हो गए, आप देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ST लाइन और ZT लाइन बराबर है दोनों ट्रायंगल में, छोटे वाले में। ये डिग्री 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये वाला एंगल जो है दोनों में कॉमन है। ये वाला जो साइड है दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो 90 डिग्री के सामने अगर यहाँ 10 दिया है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री के सामने क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये ही इसका सिमिलरिटी का सवाल था। आसानी से आप लोग समझ पाए होंगे और कर पाए होंगे। चलिए अगला सवाल। विद कॉन्सेप्चुअल हम चीज़ों को करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि सोल्यूशन निकाल के देके चले जाएंगे आपको, नहीं। कह रहा है 9 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत 27 है, मतलब क्रमागत है, कंजुकेटिव। 9 नंबर है, मान लेते हैं। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर। इनका जो एवरेज बनेगा 9 नंबर का विषम का एवरेज क्या बनता है, मिड वाली वैल्यू बनती है। मतलब 4 इधर छूट जाएगा, 4 इधर छूट जाएगा, मतलब 27 यहाँ पर रहेगा। क्लियर हुआ। अब कह रहा है 9 विषम संख्याओं के पिछली और अगली विषम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए। एक संख्या यहाँ शामिल कर लिया जाता है, ये नई संख्या है, और एक यहाँ पे शामिल करा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, एक यहाँ शामिल करा जा रहा है। अब कितनी संख्या हो गई, 11 संख्याएं हो गई। तो एवरेज क्या होगा, तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी भी देखिए, आप देखो मिडिल वैल्यू ही एवरेज होगा। और एवरेज जब मिडिल वैल्यू होता है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और ये वाला नंबर जो 5, इधर भी 5 छूट गया, 1 2 3 4 और 5 इधर भी, तो अभी भी तो एवरेज 27 रहेगा। तो ये प्योर अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम भी अगर ऑड नंबर की सीरीज दी रहेगी और हमें उसमें 2 नंबर इंक्लूड करने होंगे तो एवरेज में कोई चेंजेस नहीं होगा। एक पीछे का नंबर और एक आगे का नंबर, उसमें एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा आपका, 27। क्लियर हुआ सभी को। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। a इक्वल टू दिया हुआ है तो सॉल्व करना है। a की वैल्यू पहले निकालेंगे हम लोग। देखिए 36 डिवाइडेड बाई 18, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। पहले डिवाइड सॉल्व होगा, इंटू 5, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, 36 4 3 12, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, यहाँ से 12 बन जाएगा, 12 3 36, नीचे 3 आ जाएगा। तो ये आंसर क्या आ गया, 10/3 a की वैल्यू। अब b की वैल्यू सॉल्व करते हैं। अब b की वैल्यू देखिए 5 डिवाइडेड बाई 15, तो पहले डिवाइड सॉल्व होता है, 5/15 करना पड़ेगा आपको, फिर इंटू 5 प्लस 6 इंटू 2 दिया हुआ है, माइनस का 5 दिया है। तो सॉल्व करिए, तो यहाँ 5 1 5 5 3 15, ऊपर का वैल्यू पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से बच जाएगा ये 5/3 और ये बच गया आपका 6 दूनी 12 और माइनस का 5। इसको सॉल्व करेंगे आप। सबसे पहले ऊपर वाले वैल्यू को टारगेट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5, एलसीएम ले लेंगे 3, और ये 3 बार 3 36 और 5 3 15 डिवाइडेड बाई 3 टोटल। तो इसकी वैल्यू आपको आ जाएगा 36 5 41 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6 और ये आपका बच जाएगा 3 में 2 गई 26/3। ऊपर आ गया 26/3। नीचे की वैल्यू निकालते हैं। अब नीचे वाले नंबर को टारगेट करेंगे हम लोग, ये वाला। आप देखिए यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15,
इंटू 25 माइनस 3 दूनी 6 प्लस का 6, तो यहाँ से 6 से 6 कैंसिल आउट, क्या है 25 दिया 75, नीचे कितना आ गया 75। सॉल्व करते हैं इसको, 26 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 75, तो क्या आ जाएगा आपका 26 डिवाइडेड बाई 75 त्रिका 225 होता है। तो ये वाला वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आपके पास 26/225, a की वैल्यू है। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, मतलब a की वैल्यू 10/3 है और प्लस का 26/225। बहुत ही आसानी से, बहुत बारीकी से आपको करना होगा, तभी आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो 225 एलसीएम ले लो, तो ये कितनी बार में कटेगा 75 त्रिका 225, तो 75 में 10 का मल्टीप्लाई 750 और प्लस 26, तो आप देख पा रहे होंगे ये कितना बन जाएगा 776 डिवाइडेड बाई 225। तो बहुत आसानी से आपने आंसर निकाला ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपको जब भी ऐसे सवाल आते हैं, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, तो हमें पहले ऊपर की वैल्यू टारगेट करना होता है, फिर नीचे की वैल्यू टारगेट करना होता है, ये ऊपर का ये नीचे का, अगर डिवाइड पार्ट में, तो टारगेट करके ही करेंगे तो बहुत कम टाइम में आप इसको कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल, एक जीवा CD द्वारा एक वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण 180 डिग्री है। यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो जीवा CD की लंबाई कितनी होगी? तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हम इसको कर देंगे जीवा, वो जो जीवा बनेगी वो क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा तो रेडियस का डबल कर देंगे, तो जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी 28। बिना फिगर का हमने कर दिया। आओ इसको बनाते हैं फिगर से, आप अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। ये है सर्कल आपका। अब कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण 180 डिग्री है। 180 डिग्री कौन बनाता है? जो इसका डायमीटर होता है वही तो वृत्त के केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाएगा। बताओ हाँ या ना? जो इसका डायमीटर बनेगा। और रेडियस दिया है 14, रेडियस 14, तो ये पूरा ये जो डायमीटर ही क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। कॉर्ड मतलब वृत्त का, यहाँ पे जीवा कहलाएगा। तो मैक्सिमम लंबाई का जीवा जी कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर का हो जाएगा, जो 180 डिग्री का कोण बनाएगा। ये आपका अंडरस्टैंडिंग बेस पर सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए खंड आलेख में 6 कंपनी द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन को दर्शाया गया है। चलिए ए द्वारा रेफ्रिजरेटर का उत्पादन, तो ए में देखो कितना कर रहा है 300, तो ए का 300 लिख लो। ई द्वारा रेफ्रिजरेटर में 60 का उत्पादन का कितना है, तो 60 यहाँ लिख लो। तो 300 डिवाइडेड बाई 60 कर दो, यही तो पूछ रखा कितना है, इंटू 100 कर दीजिए। तो आप कहेंगे 0 से 0 कट गया, 6 पंचे 30, मतलब कितने गुना हो गया 500, 500%। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए अगला सवाल, फिर से 5 कंपनियां हैं। L1 दिया हुआ है, सभी वर्ष में ए और बी की कुल बिक्री के बीच का अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसको समझना चाहिए, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी वर्ष में ए की औसत बिक्री, तो ए की पहले हम L2 निकालेंगे, सबसे आसान तरीका, जैसे ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पाए। L2 निकालेंगे क्योंकि इसका एवरेज निकालना है, तो इन सारे को जोड़ के एवरेज निकाल दीजिए। तो इनको ऐड करते हैं, तो ये क्या आएगा 0 0 0 0, 5 5 10 15 20 25, 25 का 5 कैरी 2, 5 3 8 8 2 10 7 17 17 17 6 23 23 4 27, तो इसका सम आ गया 2750। मतलब ये L2 की वैल्यू है, याद ध्यान रखिएगा। L2 इक्वल टू आ गया 2750 डिवाइडेड बाई 5, एवरेज निकालेंगे तो 55 25 और 55 25 550। अब ध्यान से देखने की जरूरत होती है कि ये जो 550 रुपये है ना, ये 11 का मल्टीपल है, कटेगा तो 11 का फैक्टर टिकेगा। अब यहाँ ऑप्शन में आप देखो, जब सब 5 से कटेगा तो यहाँ 11 देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये 11 का, ये 11 नहीं है, 11 सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है। तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर लिया हमने, इजी वाले पार्ट को पकड़ा और उसे सॉल्व कर लिया आपने। अब आप क्या करें, इसका 2750 है, इसको भी जोड़ दीजिए। अब L1 की वैल्यू क्या, दोनों को जोड़ के उनका अंतर निकाल लो, तो जोड़िए इसमें, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 19 20, 2000 यहाँ से आ गया। और इन तीनों को जोड़ लीजिए तो 9 9 3 12 2 14 1 15 1550 यहाँ से आ गया। इन तीनों से 1550 तो ये आ गया कितना आपका 3550। अब इन दोनों का अंतर 3550 और 2750 अंतर कितने का है, तो आप कहोगे 0 0 15 8 7 15, 800 का अंतर है। यही तो रेशो निकालना है, ये L1 की वैल्यू। अब 800 रेशो 550, तो बस काटना, 0 से 0 कट गया। 16 5 से काटेंगे तो 5 16 में 80 और 11 25 55, ये एग्जैक्ट आ गया। लेकिन आप ये ऑप्शन एलिमिनेशन पेपर में क्या करना चाहिए, जो तरीका हमने पहले आपको बताया। तो यहाँ आपको सारे अप्रोच बताए जाएंगे कि पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये पेपर ये एक प्रकार का, और आप कॉन्सेप्चुअल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 8/15 भाग में बेचने पर 20% की हानि होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि MRP जो है 15 रुपये है और SP कितना है 8 रुपये, इतने में बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू है वो 80% की वैल्यू, 80% की वैल्यू अगर आपको पता है कि 80% की वैल्यू 8 रुपये है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 8/80।
100 की निकालना है आपको, तो 100 की क्या हो जाएगी, ये 0 से 0 कट गया, 8 से 8 कट गया, 100 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या सभी को क्लियर है? और ये 10 क्या है, सीपी बन गया। तो आपसे पूछा क्या क्या है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, तो अंकित मूल्य यहाँ से 15 है और सीपी कितना हो गया, 10 है। काट लीजिए, 5 3 15 और 5 2 10। सबसे स्मॉलेस्ट अप्रोच है और सबसे बेस्ट अप्रोच है ये करने का। और भी तरीके हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट अप्रोच पेपर को सॉल्व करने का। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, सभी स्कूल में खेल डी में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या। तो सभी स्कूल में डी में भाग लेने वाले, तो ध्यान से देखिए, जो ब्लैक कलर का है ना वो डी है। तो पहले वाले में देखिए यहाँ 92 लोग, 78 लोग, 66 और यहाँ 88, आपको दिख नहीं रहा होगा तो 50 54 मैं बोलता जा रहा हूँ, आप नोट कर दीजिए। यहाँ पे ये है 110, क्लियर बात, तो नोट करिए। तो यहाँ से आपको ऐड करेंगे तो 9 7 15, इन दोनों का सम 160, इन दोनों का सम 160, फिर 66 तो 88, 8 6 14 का 4 कैरी 1, 8 6 14 15, 154, इन दोनों का सम, दो को प्लस कर दीजिए और यहाँ 54 और 110 तो कितना हो जाएगा, 164। अब इनको ऐड कर लीजिए तो आप कहेंगे 4 4 8, 6 5 11, 6 6 12, 5 17 के साथ कैरी 1, 3 1 4, 478 आ गया, क्लियर। अब सभी स्कूल में खेल ई में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या। अब ई में भाग लेने वालों खिलाड़ियों की संख्या निकालना है आपको, तो ध्यान से देखिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझेंगे तो आप, तो इसको हम थोड़ा से क्या कर रहे हैं, अब ये वाला आपने निकाल लिया। अब आप निकालेंगे ई क्या है, व्हाइट वाला। तो यहाँ पे देखिए 145 लिखा हुआ है, 102 लिखा हुआ है, 82 लिखा हुआ है, 104, 96 और 118 लिखा हुआ, सबको ऐड करना। क्या ध्यान से समझिए, दो को ऐड कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 145 102, तो 5 5 2 7 और आपका आ जाएगा 4 247, इन दोनों का सम 247, इन दोनों का सम निकालते हैं, 4 2 6 और 10 8 18, 186, इन दोनों का प्लस इन दोनों का 8 6 14 का 4 और 9 1 10 1 11 हासिल 1 और 10 214 आ जाएगा आपका। कितना आ गया, 214। आप सबको जोड़ लीजिए तो 4 6 4 10 4 17 का 7 कैरी 1 और 8 1 9 9 4 13 1 14 का 4 कैरी 1 2 2 4 1 5 1 6 647। आप क्या कह रहा है, खिलाड़ियों की कुल संख्या का कितना है, ई के भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या का कितना है, तो बस डिवाइड कर दिए, 478 डिवाइडेड बाई 647 इंटू 100। अब आपको आंसर निकालना है। तो अब इसको डिवाइड कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको डिवाइड कैसे करना है। तो पहली बार आपको क्या करना है, इसको ऐसे बेसिक से, पेपर में आप जाएंगे तो वहाँ कोई ट्रिक नहीं काम करेगी, कोई तरीका नहीं काम करेगा, आप बस बेसिक से इसे डिवाइड करें, 604 7 से डिवाइड करें। पहली बार में कितनी बार जाएगा ये आपको निकालना है। तो ऐसे अप्रॉक्सीमेट 6 7 42, क्या 7 बार 8 बार ले जाएंगे, 8 6 48 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार, क्या मैक्सिमम 7 बार जा रहा है, जाएगा। देख लीजिए आप, 647 इंटू 7 करिए, 7 7 49 का 9 आप यहाँ लिख लीजिए, कैरी 4, 7 चौक 28 28 4 32 का 2 कैरी 3, 7 चौक 42 42 3 45। देख लीजिए ये जाएगा। तो आप ऑप्शन आप देखें, 9 बार नहीं जा रहा है, 1 बार नहीं जा रहा है, 4 बार, तो आपका 75 पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं इस बात को कि 753% आपका एक्चुअल में आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेट करने, क्योंकि डाटा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे आपको स्मार्ट अप्रोच लगानी है। चलिए अगला, ट्रायंगल XYZ है, तो बना लीजिए ट्रायंगल XYZ। और यहाँ पे आपको ध्यान से क्या है, y 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको फॉर्म करना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए आप देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए। ये है, जहाँ पे x ये है, y राइट एंगल ट्रायंगल है और z यहाँ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका। अब कह रहा है YN x z पर एक परपेंडिकुलर है, मतलब लंबवत है, ये मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया। अब इसकी वैल्यू आप x y की वैल्यू 30 है और x z की वैल्यू क्या है, x z की वैल्यू 34 है। आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान है, तो 30 34 ट्रिपलेट आता है। 30 देखो काटोगे तो आप देखोगे 15 आएगा, ये 17 आएगा, 15 17 और 8 का एक ट्रिपलेट बनता है, तो ये कितना बन जाएगा 16। तो ये वाली लेंथ पाइथागोरस से आप लगा सकते हैं, या ट्रिपलेट याद होगा तो वहां से यूज कर लीजिए, 16 आ गया। अब आपको निकालना है ये वाली लेंथ YN की वैल्यू। तो ये प्रॉपर्टीज होती है, आप सबको पता होगा ये प्रॉपर्टीज होती है। जब भी इसको आपको निकालना हो ये वाली वैल्यू, तो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई और हाइपोटेनस से डिवाइड कर देंगे, सीधा आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप देखेंगे 30 इंटू 16
वाई एन की वैल्यू निकालना है। ये प्रॉपर्टीज होती है, आपने राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा होगा। और ये 34 नहीं पढ़ा तो आप जान लीजिए यहाँ से। तो 2 से काटेंगे तो ये 8 आ जाएगा और ये 17 आ जाएगा, और 8 त्रिक 24, 240 डिवाइडेड बाई 17, ये आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा। तो ये प्रॉपर्टीज होती है, आप सबको पता होगा कि दो साइड का सम हाइपोटेनस का, ये वाली लेंथ जब ये कब ये यूज होता है, जब ये यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉर्म होता है। क्लियर हुआ सभी को? चलिए अगला सवाल, यदि 572xy1 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, यहाँ पे आप देखेंगे ये 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, 5 4 9 ये भी कट रहा है, तो बचेगा क्या, x+1। अब x+1 को 9 से डिवाइड करना तो x की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9, 9/9 डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। सिंपल सा सवाल था, आगे बढ़ जाते हैं। एक धनराशि पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 4180 है और ब्याज की दर 20% है, धनराशि याद करना। बहुत ही बढ़िया। CI दिया हुआ है और आपको रेट दिया हुआ है 2 साल का, तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। प्रिंसिपल निकालना है, 2 साल का निकालना है, तो एक काम कर सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट 20% का रेट है, 20% का रेट है, तो रेट कितना है 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, 20 पंचे 100। और ये केस कितने साल का, 2 साल का। टाइम कितना दिया, 2 साल का। तो प्रिंसिपल लेट कर लो, अपने मन से लेट कर लो। कितना लेट कर लोगे आप, 2 साल का है तो इसको 5 का स्क्वायर कर लो। 5 का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, 25। अब आपको 2 साल का केस CI कैसे निकलता है 2 साल का, ऐसा। अब आप यहाँ से नया अप्रोच सीखें, 2 साल का CI 2, डिब्बा 1 और डिब्बा 1, ये आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, और पता होता है मैक्सिमम सभी को। नहीं पता तो यहाँ से सीख ले, 2 साल का, ये 3 साल का है तो 3 2 1 ऐसे बॉक्स बनाना है आपको। अब क्या करना है, इसका 1/5, 25 का 1/5 भरोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 25 का 1/5 5। अब इस 5 का 1/5 कितना होता है, 1। तो ओवरऑल कितना आ गया, 5 × 10 = 11। 2 साल का CI 11 है, ध्यान से समझने की जरूरत है। अब 11 की वैल्यू आपको दिया कितना है क्वेश्चन में, 4180 दिया हुआ। 1 की वैल्यू निकाल डालिए, 4180 डिवाइडेड बाई 11, 11 से काटेंगे, 11 3 33, 33 7 1 8, 11 8 88, 380 आ गया 1 की वैल्यू। हमें निकालना क्या, 25 की वैल्यू, यहाँ 25 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रिंसिपल निकाला, 25 0 में 0, 25 8 200, तो कैरी कितना 20, 25 3 75 और 20 कितना 95। ये इसका बेस्ट अप्रोच है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। और भी तरीके हैं इसको करने का, लेकिन ये एज अ बेस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं। अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, वे नंबर 2, वे नंबर 2 आप देखिए। अगर आपको 20% का 2 साल का डायरेक्ट याद हो तो अभी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या होता है 20% का 2 साल का CI क्या होता है, आप नहीं याद है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, AB + AB/100। तो यहाँ से जानते हो क्या आएगा, 44% आ जाएगा। 44% की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4180 दिया हुआ है। 1% की कितना हो जाएगा, 44 से डिवाइड, और 100% की निकालना है। अब ये काट लीजिए, यहाँ से भी आंसर आएगा 11 चौक 44, तो 11 से काटेंगे 380, 4 से काट लीजिए तो ये देखो 4 × 9 4, 25 चौका 100। अब 25 इंटू करेंगे तो आपका आंसर ही आ जाएगा। तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा। अब लेकिन क्या होता है इसमें करने का, आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो कर जाएंगे। तो ये भी एक अप्रोच होता है, बहुत ही बेस्ट अप्रोच। एक तरीका हमने बेसिक से भी आपको बता दिया। चलिए अगला, J1 और J2 दिया हुआ है। 5 महीने में S1 S2 द्वारा बेची गई पुस्तक का कुल संख्या, और J2 5 महीने S1 और S बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या, और 5 महीने में S1 S2 द्वारा बेची गई पुस्तकों को कुछ संख्या का अंतर बताना है। बहुत ही सवाल, अच्छा सवाल है। चलिए देखिए, 5 महीने में S1 और S2 द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या, बेचने वाले की संख्या क्या है इसको पता करना। ध्यान से देखो, ये S1 ब्लैक वाला है, तो जोड़िए 5 4 9 90, 90 और 20 110, 110 में 15 जोड़ेंगे तो 125, 125 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 130 आ गया S1 का। अब आ जाते हैं S2। S2 में देखिए यहाँ 5 है, 10 15 और ये 15 जोड़ेंगे 60 में तो 75, 75 में ये 30 जोड़िए तो 105, 105 में 30 जोड़ेंगे, 25 जोड़ेंगे तो 130, 130 130 आ गया फिर से। तो ये टोटल कितना हो गया आपका 260, 260। अगला J2, सभी 5 महीनों में S1 द्वारा बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या। तो S1 द्वारा पुस्तकों की कुल संख्या कितनी थी, ध्यान से देखना। ये J1 की वैल्यू है आपका, J2 आप ध्यान से निकालना है। तो S1 द्वारा तो अभी हमने निकाल लिया, कितना है 130 ही है, ध्यान से समझना। S1 द्वारा 130 ही है, आप ध्यान से क्लैरिटी के साथ समझिए। और सभी 5 महीनों में S2 द्वारा बेची गई पुस्तकों के बीच का अंतर, और इनका अंतर तो J2 में अगले वाले में भी 130 है, आपकी इनका अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0। अब क्या कह रहा है, J1 और J2 का सम कर दो, इनका सम करो कितना आएगा 260। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आप ध्यान से आपको पढ़ना है, तभी आप DI के सवाल बहुत आसानी से। ट्रेन 125 मीटर और 375 मीटर समांतर पड़ रही हो, विपरीत दिशा में 81 और 63। विपरीत दिशा में है तो स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है।
पहले तो हमें निकालना क्या, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे जुड़ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 8 6 14 144 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या होगी, जुड़ेगी तो क्या 3 1 4 500 और 144 मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 कर दीजिए। 6 से काट लें, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 3 8 24, क्लियर। और 5 दामा 100, 100/8, 100/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5 लिख सकते हैं सेकेंड, आपका आंसर हो जाएगा। तो पटरियों का ये कॉन्सेप्ट होता है, जब अगर पटरी डिस्टेंस हर समय जुड़ेगी, चाहे वो विपरीत दिशा में ट्रेन चले या समान दिशा में चले। अगर विपरीत में चल रहा है तो स्पीड क्या हो जाती है, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है, और समान दिशा में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, घट जाती है। तो यहाँ पे विपरीत में चल रहा है इसलिए जोड़ दिया। तो आप सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a² होता है। 384 दिया, सॉल्व कर लीजिए। a² की वैल्यू निकालेंगे, 6 से काटेंगे, 6 6 36, 6 चौको 24, तो a की वैल्यू कितना आ गया 8। आपको निकालना क्यूब, a का क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब वैल्यू क्या होता है, a क्यूब फॉर्मूला होता है, a क्यूब मतलब 8 का क्यूब, 8 का क्यूब का मतलब 512। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम क्यूब में लिखा जाता है। 3 संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का अनुपात योग दिया हुआ। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी ये है, इनका सम कितना है 7, लेकिन इस 7 की वैल्यू कितना दिया है, एग्जामिनर ने 9800 दिया हुआ है। आपको निकालना है सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर। अब अंतर कितने का है, 3 का, 3 की वैल्यू निकालना, बस सॉल्व कर लीजिए। 7 ही का नाम 7, 7 चौका 28, 14 त्रिक 42, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल, एक संख्या को क्रमिक रूप से 20% और 30% बढ़ाने के स्थान पर 22% घटा दिया जाता है, तो परिणामी मूल्य आवश्यक सही रूप मूल्य का कितना परसेंट होगा। चलो 20 और 30% बढ़ाया जाता है, पहले 20 और 30 बढ़ाया गया, ये 100 है, 20% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 20 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 120, 30% बढ़ाएंगे इसी का तो कितना बढ़ जाएगा, बाकी 36 रुपये बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 156। ओवरऑल कितना बढ़ गया, 156 बढ़ गया। लेकिन जब इसको ओवरऑल कितना बढ़ाया उसने, 122%, 22% घटा दिया गया। 22% घटा देने का मतलब क्या हुआ कि ये चीज 78 में बिकी, क्लियर। तो यहां से यहां तक में चेंजेस कितने का आया ये निकालना है। अब 156 वाली चीज 78 में जा रहा है, जस्ट आधा जा रहा है, मतलब 50% का चेंज है, यस या नो, बताइए हाँ या ना। 156 वाली चीज 178, ओवरऑल में चेंज कितना 178। अगर ऐसा ना समझ पाए तो देखो कितने की कमी आई, कितने का चेंज आया, तो आप कहोगे 78 का ही चेंज आया, तो 78 का चेंज 156 पर इंटू 100, सॉल्व कर लीजिए। 78 दूनी और ये कितना 50% का चेंज आया। क्लियर हुआ सभी को। अगला, दो संकेंद्रित वृत्त जिनकी त्रिज्याएं x सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर हैं, P और Q बड़े वृत्त पर बिंदु A और P और Q R छोटे बिंदु हैं। तो चलिए कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। देखिए दो संकेंद्रित वृत्त खींच लीजिए आप, एक ये है, एक ये है। P और Q बड़े वृत्त पर बिंदु हैं और Q R छोटे वृत्त पर बिंदु हैं। ध्यान से समझने की बात है। ये ऐसे लाइन खींच लीजिए, कॉर्ड P और S ये बड़े वृत्त पे हैं और Q R छोटे वृत्त पे हैं। ध्यान से समझिए। रेडियस दिया हुआ, मान लेते हैं रेडियस क्या है, छोटे वाले वृत्त की रेडियस x है, यहां से यहां तक की दूरी x है। बड़े वाले की रेडियस जानते हो क्या है, ये वाली रेडियस कितनी है 26 है। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दी, ये डाल दिया हमने परपेंडिकुलर। और क्यू आर की वैल्यू टोटल, यहां से क्यू आर की वैल्यू, ये छोटे वाले का कॉट कितना दिया 40, तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 में बढ़ जाएगा। और पी एस पूरा बड़े वाले का कितना दिया 48 दिया है, पी एस 48 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 24। ये यहां से यहां तक की दूरी, बस 24 और 26 पाइथागोरस लगा लीजिए। ये 12 है, ये 13 है, तो ये वाला क्या होगा 5 होगा और ये क्या बन जाएगा 10। 12 13 5 का ट्रिपलेट बनता है। देखो ये तो इसका आधा हो रहा है, इसका आधा, तो 5 का डबल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब ये वाली लेंथ 10 आ गई, परपेंडिकुलर 10 आ गया। आप बताओ ये 10 है, ये 20 है, तो ये वाली लाइन नहीं निकाल पाएंगे हम, क्योंकि हमें छोटी वाली रेडियस का पाइथागोरस लगा लीजिए। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 का स्क्वायर 100 और 20 का स्क्वायर 400, बस 500 आ जाएगा। इसको रूट लगा दीजिए h की वैल्यू, तो कितना बाहर आ जाएगा 10√5। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा सवाल है। आइए अगला सवाल। मोहित और रोहित ने 4400 रुपए में एक काम करने के लिए लिया किसी से। मोहित अकेले 10 दिन में करता है, रोहित अकेले 15 दिन में। तो चलिए मोहित
अकेले 10 दिन में और रोहित अकेले 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 60। 10 × 60, 15 चौको 60। पैसा जो होता है इफिशियंसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है। देखो 6 और 4, इनकी इफिशियंसी क्या है? 6 और 4, टोटल कितना? 10। 10 की वैल्यू कितना आ गई? 4,400 रुपये हमें निकालना है। यदि वो साथ में काम करें तो कितने, उनका अंतर चाहिए। तो अंतर कितने की इफिशियंसी का है? 2 का। तो इनके बीच में 2 का अंतर निकाल लीजिए। 10 से काटेंगे तो ये 0 कट गया। 444 कितना आ जाएगा? 880 रुपये। ये इसका बेस्ट अप्रोच होता है जब भी आप पैसा बांटते हैं, इफिशियंसी के रेशो में बांटते हैं। अगला सवाल, tan f = 15/8 है। tan f = 15/8। f की वैल्यू सबको चाहिए, तो tan का वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। हाइपोटेनस अपने आप निकल जाएगा। 8, 15 का ट्रिपलेट क्या होता है? 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। क्लियर हुआ? तो हाइपोटेनस ट्रिपलेट से मैंने निकाल लिया, क्योंकि 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। तो साइन f की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन f हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 15, हाइपोटेनस कितना है? 17, प्लस कॉस f कितना हो जाएगा? कॉस क्या होता है? बेस कितना है? 8 और हाइपोटेनस कितना है? 17। 23/17 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ सभी को? अगला सवाल, एक स्कूल में लड़कियों और लड़कों का औसत 30 और 36 है। बढ़िया, बहुत ही अच्छा। देखो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ हैं। इनका एवरेज दिया है, इसका 30 दिया है और इनका 36 दिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दुगनी है, तो ये 2 है और लड़कों की संख्या क्या है? 1 है। तो कुछ नहीं करना, ओवरऑल औसत बताना है। सभी विद्यार्थियों को औसत बताना है। ये संख्या तो मल्टीप्लाई कर दो इनका, 30 दूनी 60 और ये 36, तो टोटल कितना आ गया? 96। कितने लोगों में बांटना है? कितने लोगों में? 1, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 3 लोगों में बांटना। काट दीजिए, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6। ओवरऑल एवरेज कितना आ गया? 32। ये इसका बेस्ट अप्रोच है करने का। अगला, यदि x² + y² = 29 है और x - y = 3 है, तो 4xy की वैल्यू बहुत ही आसान है। आप जेसीबी लगा दीजिए। इसमें कैसे लगाया जाता है इस बात को समझिए। इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 9 स्क्वायर करिए, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9, माइनस है तो प्लस, 2 लिखिए, ध्यान से समझना। 2 × xy की वैल्यू हमें निकालना है। इक्वल टू में क्या लिखा हुआ? 29, डायरेक्ट मैंने लगा दिया। 9 घटाएंगे तो 20, इक्वल टू कितना? 2xy। तो xy की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपका? 10। रख दीजिए यहाँ पे, 4 × 10 कितना आ जाएगा? 40। बहुत आसान है। अगर ऐसे ना समझ पाए हो आप, जेसीबी लगाना नहीं पता है आपको, फॉर्मूला लगा दीजिए, x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? x² + y² माइनस पर 2xy। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू दिया हुआ कितना? 29, और ये कितना हो जाएगा? 9, 3 का स्क्वायर और माइनस का 2xy। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो देखो xy की वैल्यू फिर से 10 आ जाएगी। तो कैसे भी सॉल्व करके आप निकाल लें। अगला सवाल, a⁴ + 1/a⁴ 194 है, a⁴ 6। सबसे पहले ये सॉल्व करिए आप। निकालना क्या है ये पता कीजिए। इसको डिवाइड करेंगे तो a³ हो जाएगा प्लस 1/a³, ये निकालना है आपको। तो क्यूब निकालना, 4 पावर दिया तो यहाँ पे 2 जोड़ दीजिए, यहाँ पर 2 जोड़ दीजिए, तो 196 इसका स्क्वायर होता है। तो ये आ जाएगा a² + 1/a², 2 पावर कम होती है, तो 196 इसका स्क्वायर है 14 का। फिर से 2 जोड़ दीजिए इधर और 2 इधर भी जोड़ दीजिए, तो ये किसका आ जाएगा? a + 1/a की वैल्यू कितना आ जाएगा? 16। कितना किसका स्क्वायर होता है? 4 का। अब क्यूब निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? n का क्यूब प्लस का है तो माइनस का 3n, यही करते हैं। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 माइनस 4 3 12, कितना आ जाएगा आपका? 52। तो ये आपको अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट पता होगा, नहीं पता नोट कर लीजिए, ये हमने फॉर्मूला भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रायंगल PQR एक समकोण है तो डायरेक्ट बना लीजिए। क्यू पे 90 डिग्री कह रहा है, ये PQ 12 है, QR 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 13, 12 5 13 का ट्रिपलेट बनता है। क्लियर है सभी को? ट्रिपलेट तो याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 12 और 13 ट्रिपलेट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारे ट्रिपलेट याद होने चाहिए आपको, नहीं तो पाइथागोरस लगाइए आप। अब देखिए यहाँ से P, कॉट P की वैल्यू निकालना है। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, ध्यान से समझने की जरूरत है। P यहाँ पे है, कॉट P का परपेंडिकुलर क्या बनेगा? ये बनेगा, और बेस क्या बनेगा? ये वाला बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर। तो कॉट P इक्वल टू क्या होता है? कॉट इक्वल टू क्या होता है? बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस कितना है? 12 और परपेंडिकुलर कितना है? 5। इसी प्रकार अब आइए माइनस tan r की वैल्यू निकालते हैं। तो tan के सामने वाला ही परपेंडिकुलर बनता है, ध्यान से समझो। r के सामने वाला क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। तो आपकी परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? 12। तो tan इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 12/5। देखो सेम आ गया, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 0। क्लियर हुआ सभी को? ये पहचानना, परपेंडिकुलर पहचानना आपको यहाँ से सीखना है। वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल 24 नंबर, एक वस्तु को
10% हानि पर बेचा जाता है यदि इसके क्रय मूल्य में 5 की कमी की जाती है और विक्रय मूल्य में 8 की वृद्धि की जाती है तो 10% का लाभ अर्जित होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। देखिए 10% हानि पर बेचने का मतलब क्या है कि कोई चीज 10 रुपए की थी उसे हमने 9 रुपए में बेच दिया। क्लियर है? तो इसको x में ले लो। ये अब कुछ नहीं करना, कह रहा है इसके विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य 5 की कमी तो 10x माइनस का 5 कर दिया मैंने अपॉन में उसके विक्रय मूल्य में 8 की वृद्धि। विक्रय मूल्य कितना है 9x इक्वल टू 8 की वृद्धि कर दिया तो कितने का फायदा हो रहा है 10% का फायदा, मतलब 10 वाली चीज 11 में बिक रही क्योंकि यहाँ पे हमने CP ऊपर लिखा है SP नीचे लिखा है इस रेशो में। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो यदि इधर का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इधर 11 धामा 110x प्लस 11 25 55 इक्वल टू आ जाएगा आपका 9 धामा 90x और 8 धामा 80 तो यहाँ से आ जाएगा 20x इक्वल टू ये उधर जुड़ जाएगा 8 5 13 135। हमें निकालना कितना है वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना मतलब 9x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गया 135 डिवाइडेड बाई 20। हमें निकालना क्या है 9x दोनों तरह 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45 का 5 कैरी 4 और 9 3 27 27 4 31 हासिल 3 और 9 का 9 9 3 12 ये आ गया आपका। और आसानी से आप 20 से इसको डिवाइड करें 20 में तो 2 से डिवाइड करें पहले तो ये आएगा 2 6 12 आपका आ जाएगा 2 5 10 2 6 12 और 0 लगाओ और 2 6 12 2 5 2 7 14 और 2 5 10 क्लियर और डेसिमल लगा दीजिए आप तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 60.75%। क्लियर हुआ सभी को यस या नो? क्लियर? ये आप कंसेप्चुअली सारी चीजें कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? अभी आप लोग बोलेंगे कि ये सर यहाँ पे ऐसा और भी तरीके अप्लाई कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं लेकिन ये इसका बेस्ट अप्रोच है। विदाउट एक्स भी हम कर सकते हैं, चाहे तो वहां से भी आंसर निकाल सकते थे। क्लियर? चलिए अगला सवाल। यदि साइन बी माइनस कॉस ए इक्वल टू 0 है तो ए प्लस बी का मान बताइए। ये लास्ट आज के सवाल है आज के सेशन का। तो कुछ नहीं करना है, ए बी को बैलेंस मान लो। क्या मान लें? थीटा की वैल्यू 45 रख दो, बी और ए की वैल्यू 45 रख दो, सेटिस्फाई कर देगा। देखिए साइन 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस कॉस 45 की 1/√2 और कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा आपका। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा 45 45 ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और कॉन्सेप्चुअल आप सारे लोग सीख पा रहे होंगे मेरे साथ। ऐसे ही हम डेली आपका एक पेपर सॉल्व होगा। SSC CHSL के जितने सेट हैं 39 सेट अप्रॉक्सीमेट हैं, 39 सेट ये आपको देखना पड़ेगा कितने सेट हैं, 39 सेट हैं, उनके हम एक एक करके सोल्यूशन करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और ऐसे ही आपको कंसेप्चुअल सारे लेटेस्ट पेपर के सारे सोल्यूशन आपको मिलेंगे बेस्ट अप्रोच के साथ। तो चलिए थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।